Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the current affairs. जो हमारी वीडियो चल रही है उसमें आज हम लोग करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करने वाले हैं. We are going to do the current affairs of science and technology. We have already done the current affairs of art and culture. आर्ट एंड कल्चर का हमने कर लिया है, हमने पॉलिटी का कर लिया है, हमने गवर्नेंस का कर लिया है, हमने इकोनॉमी का कर लिया है, हमने इन्वायरमेंट का कर लिया है, हमने इंटरनेशनल जो अफेयर्स अभी न्यूज में है इंटरनेशनल रिलेशंस का कर लिया है. एग्रीकल्चर वी हैव डिड. एग्रीकल्चर तो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ. एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स स्टैटिक सब कुछ है और इनका. और अब हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके बस इसे खत्म कर देने वाले हैं. आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक होगी और जो रिमेनिंग होगी मैं कोशिश करूंगा कि उसको नेक्स्ट एक वीडियो बना करके उसको भी कंप्लीट कर दूँ. सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज. और प्रीलिम से इतने पहले अगर आप एक बार इन सब वीडियोस को देख लो, कोई लंबी वीडियोस नहीं है, सब 30 to 40 मिनट्स की वीडियोस है. और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने वही रखा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आलतू फालतू डाल के वीडियो को लंबा बना दिया, वैसा कुछ नहीं है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और सारी जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं सबकी आपको जो हैंडआउट्स हो गई और पीपीटी हो गई, ये सब टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है. और बात रही टेलीग्राम चैनल की तो वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर लेना और ये सबको डाउनलोड करके भी रिवाइज कर सकते हो. बिकॉज पीपीटी का तो हर एक स्लाइड में 2-3 लाइनें हैं, तो आप जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर सकते हो. सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. तो ये जो आपकी ये आपको काफी हेल्प कर सकती है. सो लेट्स सी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. तो फर्स्ट वन इज द लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलएलएम भी बोलते हैं. तो ये क्या है, दीज आर द जनरल पर्पस लैंग्वेज मॉड्यूल्स दैट कैन बी प्री ट्रेन्ड एंड देन फाइन ट्यून्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस. इसको हम लोग क्या करते हैं, प्री ट्रेन कर देते हैं, उसके बाद फाइन ट्यून कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, तो वो मतलब एक उसको आप लिंक कर सकते हो लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल से, क्योंकि वो प्री ट्रेन्ड है. ओके, इन सिंपल वर्ड्स, these models are trained to solve common language problems such as text classification, question answering, text generation across industries, document and summarization. जो भी document वगैरह है उसको summarize भी कर सकते हैं, text classify कर सकते हैं, text generate कर सकते हैं. These are the common thing. Question answers normal. अब इसके primary features क्या हैं? These are large, that is enormous size of training data and the parameter count. अगर इसको large इसलिए बोला जाता है because इसमें काफी enormous size of training है. जैसे आप देखो चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी जैसे आप कुछ पूछते हो तो इट इज ऑल्सो ट्रेनिंग इटसेल्फ. ऐसा नहीं कि एक बार आपने पूछ दिया आंसर दे दिया, वो अगर आप वैसी क्वेश्चन को आप दोबारा पूछो तीबारा पूछो तो आपको हर एक बार थोड़ी थोड़ी रिफाइंड आंसर्स मिलेंगे. तो वो क्या हो रहा है, खुद को ट्रेन कर रहा है. तो दैट इज व्हाट इनॉर्मस ट्रेनिंग होती है. पैरामीटर काउंट उनका काफी अधिक होता है. These are general purpose. This means the model is sufficient to solve general problems. जो general problems होते हैं उसको solve कर पाता है. अगर आप कोई specific problem ज़्यादा डिटेल में जाके दोगे, that will be difficult for them. तो ये चीज़ है. अब देखो types of LLM क्या क्या है, ये important है. जो ज़्यादा important है वो mention कर दे रहा हूँ. First one is the autoregressive. That is, it can predict the next word in a sequence based on previous words. दैट इज ये आगे की सीक्वेंस में जो वर्ड्स हैं उसको प्रिडिक्ट कर सकता है. देन वी हैव ट्रांसफार्मर बेस्ड, यूज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर फॉर लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तो ये जो है आपका एक स्पेसिफिक न्यूरल नेटवर्क का यूज करता है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग जनरली करता है. ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए, प्रिडिक्शन के लिए, वर्ड प्रिडिक्शन के लिए. नेक्स्ट वे इनकोडर डिकोडर, इनकोड इनपुट टेक्स्ट इनटू ए रिप्रेजेंटेशन एंड देन डिकोड इट इनटू अनदर लैंग्वेज और फॉर्मेट. मतलब ये इनकोड डिकोड करता है. अगर किसी एक टेक्स्ट को आप भेजो तो उसको अदर लैंग्वेज में डिकोड कर देगा, इनकोड कर देगा. तो इसका ये सिंपल है. नेक्स्ट वे प्री ट्रेंड एंड फाइन ट्यून्ड, दैट इज जो अच्छे से प्री ट्रेंड है, फाइन ट्यून्ड है, काइंड ऑफ चैट जीपीटी. देन वी हैव मल्टीलिंगुअल, दैट इज जो मल्टीपल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके. देन वी हैव डोमेन स्पेसिफिक, जो किसी एक डोमेन के लिए ही काम करे, लीगल के लिए, फाइनेंस के लिए, हेल्थ केयर के लिए. सो दीज आर द सम ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल. अब देखिए वर्क कैसे करता है. These all things work on the deep learning. That is खुद को हाईली लर्न कर रहा है. ठीक है, कोई भी चीज आप पूछो तो वो अपने उसमें ट्रेन कर रहा है खुद को. तो दैट इज नोन एज डीप लर्निंग. दैट इज ट्रेनिंग ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स व्हिच आर मैथमेटिकल मॉडल्स. तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो मैथमेटिकल मॉडल होते हैं वो खुद को ट्रेन करते रहते हैं. These neural network learns to predict the probability of words or sequence given by previous words. जो भी आप previous words दोगे तो उससे धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी को वो फिल्टर कर दिया जाता है, उसे सीख जाता है. वंस ट्रेंड
LLM can predict the most likely next word of the sequence of the words based on inputs of the prompts. जो भी है ये सारी चीजें हैं। अब देखो इसके एडवांटेजेस क्या क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी वर्सेटाइल, लिमिटेड डोमेन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, अपने आप को इम्प्रूव करते जा सकता है, कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव एंड ट्रेन इटसेल्फ। अब देखो नेक्स्ट वी हैव ट्रेडिशनल एआई। ट्रेडिशनल एआई क्या होता है? दिस रेफर्स टू द सिस्टम्स डिजाइन टू रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इनपुट। जैसे ट्रेडिशनल एआई क्या है, उसमें कुछ पर्टिकुलर, जैसे कि मैंने यहीं पे बात की आपको, क्या जैसे टाइप्स में देखो आप, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट मल्टीलिंगुअल, दैट इज वो सिंपली लैंग्वेज के लिए काम करेगा। वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑटो रिग्रेसिव, दैट सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहा है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ काइंड ऑफ ट्रेडिशनल एआई। सो दीज आई हैव द कैपेबिलिटी टू लर्न फ्रॉम डाटा एंड मेक डिसीजंस, और उसके साथ खुद को ट्रेन भी करते रहते हैं। हैव बीन ट्रेन्ड टू फॉलो स्पेसिफिक रूल्स टू डू अ पर्टिकुलर जॉब एट विल। तो वो लोग कुछ नया क्रिएट नहीं करते हैं, जो जिनके लिए उसको ट्रेन किया गया है, जो चीज अवेलेबल है बस उसी चीज को ये कर, जैसे चैट जीपीटी किया, ठीक है। चैट जीपीटी में आप देख सकते हो कि काफी चांसेस होते हैं कि वो कहीं से लेता है। अगर मान के चलो आप कुछ क्वेश्चन पूछो, तो हो सकता है किसी गूगल के साइट से वो लिया हुआ हो, किसी एग्रीकल्चर का आपने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है टीएनयू के किसी साइट से उसने पिक कर लिया हो। तो जो अवेलेबल चीजें हैं उन्हीं को हमें दिखाता है, ऐसा कुछ नहीं कुछ नया प्रोड्यूस कर दिया, कुछ नई टेक्निक्स इन्वॉल्व कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। जो अवेलेबल चीजें उन्हीं को दिखाता है। लेकिन अब जो ट्रेडिशनल एआई से हट के चीजें हैं वो है जेनरेटिव एआई। तो इट हैज द एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग न्यू, दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे आप देखो ये एक जेनरेटिव एआई से क्रिएटेड पिक्चर, इसमें आप देख सकते हो कि अगर आप ऐसे लिख दो कि मेक मी ए कैट विथ ए काइंड ऑफ, कोई इमोशन डाल दो, जैसे यहाँ पे देखो आपको इसको इमोशन दिख रहा है कैट के फेस में, तो दिस कैन क्रिएट ए न्यू फॉर्म, समथिंग न्यू फ्रॉम द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वी गिव इट। जो भी हम लोग उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं उससे कुछ वो न्यू क्रिएट कर देता है। अभी क्या है कि सिर्फ टेक्स्ट आउटपुट्स नहीं वो क्रिएट कर पाता, इट कैन क्रिएट म्यूजिक, इमेजेस, कंप्यूटर कोड, कुछ भी वो क्रिएट कर सकता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कितने नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी आवाज में गाने वगैरह आ रहे हैं। काफी सारे इसमें केसेस वगैरह भी हो रहे हैं कि भाई चेहरा किसी और का कुछ गलत काम किया, उसमें किसी और का फेस है, वॉइस रिकॉग्निशन कोई चेंज कर दे रहा है, म्यूजिक वगैरह को चेंज कर दे रहा है। तो दीज आर द थिंग्स दैट इट कैन डू। A trained on a set of data and learn the underlying patterns, generate new data that mirrors the pattern। अगर उनको ट्रेनिंग देते हो तो उन्हीं डाटा का हेल्प करके ये नए 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 पैटर्न्स को लर्न कर देते हैं, उसमें वो उसको वो इम्प्रूव करते हैं बस। पर ये क्या है, नई नई चीज सीख जाते हैं। तो दिस इज व्हाट जनरेटिव एआई इज। नेक्स्ट वी हैव घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर, ठीक है। तो घोस्ट पार्टिकल क्या है? न्यूट्रिनोज। न्यूट्रिनोज आर नेम्ड एज घोस्ट पार्टिकल बिकॉज These cannot be felt, touched or something। हो सकता है कि हमारे बॉडी से लाखों न्यूट्रिनो पर सेकेंड पास करने पर हमसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? घोस्ट पार्टिकल बोलते हैं। और अगर घोस्ट पार्टिकल है तो गॉड पार्टिकल भी होगा। गॉड पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन इज नोन एज गॉड पार्टिकल, ये ध्यान रखना। हिग्स बोसॉन इज गॉड पार्टिकल एंड न्यूट्रिनोज आर द घोस्ट पार्टिकल, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी चार्ज, किसी से वो इंटरेक्ट नहीं करते हैं। These are the most abundant particles in our universe. Trillions of neutrinos passing through you at a given second and almost and among the tiniest। मतलब एक सेकंड में हो सकता है अभी हमारे बॉडी से जब तक हम लोग बात करें ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोस पास कर चुके हैं। They have a teeny amount of mass, काफी कम मास होता है। They can only be seen when they interact with other particles। ऐसे वो दिखते नहीं है, लेकिन जब other particles interact करते हैं तभी वो दिखते हैं। This rarity of interactions with other particles make them almost impossible to track because काफी rarely ही वो किसी other particle से interact करते हैं। जैसे हमारे बॉडी से भी जा रहा है पर कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो काफी इम्पॉसिबल है इसको देखना, काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? घोस्ट पार्टिकल्स भी बोलते हैं। हाउ कैन दे बी डिटेक्टेड? Scientists have observed ghost particles in fleeting instances where particles create byproducts after traveling through a water or ice। तो देखो वाटर और आइस में कभी कभी वो जब वो जाते हैं आसपास होते हैं तो कुछ कुछ इंस्टेंसेस उनको मतलब दिख जाते हैं, फ्लीटिंग इंस्टेंसेस जहाँ वो इंटरेक्ट करते हैं। These moons create flashes of light that can be detected or by sophisticated underwater telescopes offer one or few ways to, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको लाइट की कुछ फ्लैशेस दिखते हैं। This is how they interact, तो इस तरह से आप डिटेक्ट कर सकते हो। चाइना सेज की जो उनका नया टेलीस्कोप है ट्राइडेंट इज चाइना टेलीस्कोप। दे कैन सिंपली गिव यू कि 2-3 टेलीस्कोप डाल देंगे, हिग्स हबल टेलीस्कोप, उसमें ट्राइडेंट भी डाल देंगे और ट्राइडेंट को ऑप्शन में यूएसए डाल देंगे। आपको ध्यान रखना चाइना ट्राइडेंट किसका है? चाइना का टेलीस्कोप है, ये साउथ चाइना सी में है। नेक्स्ट अभी जैसे केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है, तो वो किस चीज के लिए मिला है?
बिकॉज उन्होंने कुछ एलिमेंट जो किया हुआ है, विच इज इवन एलिमेंट एग्जिबिट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज usually determined by electrons and atoms and describe this. Also every piece is a pure element exhibit same properties regardless of size. जो नैनो स्केल रेंज पे होते हैं they behave slightly different from the large particles. देखो इसको अभी क्यों मिला, क्योंकि जो हमारी ये केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज इसलिए मिला बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ ये, मान के चलो इस चीज को समझो, इन्होंने क्या डिस्कवर किया, मान के चलो ये गोल्ड है, तो ये भी लार्ज पार्टिकल्स में इसके कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होंगे, लेकिन अगर इस गोल्ड को नैनो पार्टिकल्स में आप कन्वर्ट कर दो तो इन नैनो पार्टिकल्स इट इज सीन कि इसके प्रॉपर्टी चेंज हो गए हैं. व्हेन एनीथिंग इज कन्वर्टेड इनटू नैनो पार्टिकल्स वी आर सीइंग द चेंज इन इट्स प्रॉपर्टीज. तो इसी चीज के लिए भी केमिस्ट्री में नोबेल प्राइजेज इन्हें मिला है. तो जो विनर्स हैं दे आर एलेक्सी कॉम्बोक, लुइस ब्रॉस एंड मोंगी बेवेनिटी. बस ज्यादा नाम ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस नैनो पार्टिकल्स में इन्होंने जो काम किया वो ध्यान रखना है और इसलिए इन्होंने नोबेल प्राइज मिला. नेक्स्ट वे क्वांटम डॉट्स. तो द डेविएंट वेबर, जैसे देखो अब जो नैनो पार्टिकल्स जिनमें उन्हें अभी नोबेल प्राइज मिला, दिस इज रिलेटेड टू क्वांटम डॉट्स आल्सो. क्वांटम डॉट से रिलेटेड है जिसपे इन्होंने केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जीता, व्हिच इज इट सेज दैट कि जब नैनो पार्टिकल्स किसी एक पार्टिकल के नैनो पार्टिकल में जाओगे तो देयर इज चेंज इन इट्स प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ क्वांटम इफेक्ट्स. ये चेंज आपको क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज द इमर्जेंस ऑफ क्वांटम इफेक्ट्स, द मोशन एंड द बिहेवियर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, रेडिकल्स different and strange when compared with familiar object in normal human experience. तो काफी डिफरेंट हो जाते हैं अपने प्रॉपर्टी से. और देखो जैसे क्वांटम से ज्यादा डिटेल में तो लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, एक बार उन्होंने पूछ चुका है क्वांटम से कि क्यूबिट्स किससे रिलेटेड है, तो सिंपल कैसे ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, ज्यादा डिटेल में भी जानने की जरूरत नहीं. तो सब एटॉमिक लेवल में क्या होता है, वो कुछ स्ट्रेंज बिहेवियर शो करने लगते हैं. क्वांटम डॉट्स क्या है? नैनो पार्टिकल्स हैं बट लार्जर कंपेयर टू द एटम्स. नैनो पार्टिकल से पर अगर एटम से आप कंपेयर करो तो जैसे देख सकते हो जैसे इनकी साइज छोटी हो जा रही है, इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज अलग हो जा रही है, कुछ और कलर की, कुछ कलर के हैं, कुछ कलर के येलो है, ग्रीन है, तो यू कैन सी दिस. सो दीज आर द थिंग्स, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जानना है. तो फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज फिर मिला है, तो जो साइंटिस्ट्स को मिला है पहले वो देख लेते हैं हम लोग. एटोसेकेंड साइंस के लिए फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है. दैट इज कि जो सेकेंड्स के पिको सेकेंड्स में साइंटिस्ट हैड फाउंड दैट इनोवेटिव वे टू ऑब्जर्व दिस प्रोसेसिंग यूजिंग इमेजिनेबली पल्सेस ऑफ लाइट. पिको सेकेंड्स में जो पल्सेस होते हैं लाइट को, उनको ऑब्जर्व करके इन्होंने कुछ उस पर काम किया है एटोसेकेंड साइंस को. तो एटोसेकेंड साइंस होता क्या है? तो मेजरमेंट मस्ट बी मेड क्विकर देन द पेस द रेट ऑफ चेंज. दैट इज जब भी हम लोग चेंज हो रहा है तो उससे भी अधिक पेस में अगर आप, जैसे एटो सेकेंड इज हाईएस्ट पेस, उसमें अगर आप मेजरमेंट देखो तो पार्टिकल से कुछ अलग चीजें आपको देखने को मिलेगी, वहां पे मेजरमेंट चेंज नहीं होता है. देखो अब लाइट क्या कंसिस्ट करती है, वेव, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये ध्यान रखना. देखो इन सब चीजें डिटेल में ना, बस एटो सेकेंड्स को ध्यान रखना. इट इज द वेरी फास्ट. ओके, अभी कौन कौन साइंटिस्ट इन्वॉल्व है? अगोस्टिनी, क्रॉस एंड एल्हुलियर, ये तीनों इन्वॉल्व थे इसमें. नेक्स्ट इज ह्यूमन एम्ब्रायो विदाउट स्पर्म एंड एग. अभी जो रिसर्चर्स ने हैं उन्होंने एक ह्यूमन एम्ब्रायो डेवलप किया, दैट इज विदाउट स्पर्म एंड एग, ठीक है. द सेल्स दैट कैन क्रिएट स्ट्रक्चर लाइक प्लासेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, सपोर्ट द फेटस, ठीक है. इनसे आप सब जानते हैं कि वी हैव नो अबाउट स्टेम सेल्स. तो बस ये स्टेम सेल से थोड़ी रिलेटेड है, जिससे कि पूरा ह्यूमन एम्ब्रायो ही डेवलप हो गया विदाउट फर्टिलाइजिंग द स्पर्म एंड एग. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? The initial days of embryo development is when the majority of miscarriages and birth defects occur. तो initial days के embryo development में काफी birth defects होते हैं, miscarriages होते हैं, तो we can help these researchers can help us to cure those things. Okay. अब देखो सुपर कंडक्टिविटी. तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है? दैट इज ए सुपर कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर, जहां पे कि रेसिस्टेंस एकदम निग्लिजिबल हो जाए, ठीक है, जहां पे एकदम लीस्ट रेसिस्टेंस होता है, दैट इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी. पर प्रॉब्लम्स क्या है कि इसको काफी लो टेम्परेचर में हम लोग, मेटल्स में जो भी है उसमें हम लोग काफी लो टेम्परेचर्स में ही पार्टिकल्स में सुपर कंडक्टिविटी देखते हैं. तो अभी एक न्यूज आया था कि कोई कोरिया के कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी डाउनलोड कर लिया, डिस्कवर कर लिया. हालांकि इट वाज नॉट प्रूवन, ये सही नहीं था, पर इट वाज सीन, क्योंकि लोड काफी लो टेम्परेचर होता है, तो अगर हम लोग रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी कर पाए तो हम लोग काफी रेसिस्टेंस को कंट्रोल कर पाएंगे और एनर्जी का लॉस बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है. अब एनर्जी का लॉस क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द रेसिस्टेंस. द सुपर कंडक्टिविटी रेफर्स टू द state in which a material offers zero or near zero resistance to electric current. Okay, the current is nothing but the movement of charged particles. के करंट का डेफिनेशन है.
मतलब द मूवमेंट इज नॉट इंटायरली स्मूथ, इट एनकाउंटर्स रेसिस्टेंस, जिस वजह से हमारी एनर्जी लॉस होती है। तो अगर रेसिस्टेंस को हम लोग जीरो कर पाए तो एनर्जी लॉस बिल्कुल ही नहीं होगी। और पर दिक्कत क्या है कि सुपर कंडक्टिविटी को रूम टेम्परेचर पे हासिल करना काफी मुश्किल है, इसके लिए काफी लो टेम्परेचर चाहिए। अगर ऐसा हो पाया तो हम लोग रूम टेम्परेचर पे कर पाए तो सुपर इफिशियंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बना पाएंगे, ठीक है, बहुत काफी चीज में ये काम आएगा, जिससे कि हमारी एनर्जी काफी कंजर्व हो जाएगी। दिक्कत क्या है कि देखो सुपर कंडक्टिविटी अचीव्ड ओनली एट वेरी लो टेम्परेचर्स मोर देन 250 डिग्री सेल्सियस, माइनस मोर देन 250 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 200 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पे ही हम लोग इसको ये कर सकते हैं, वेरी लो टेम्परेचर्स। और इनको काफी देखो अब इसमें क्या है कि हाई टेम्परेचर दैट इज माइनस 150 डिग्री सेल्सियस। अगर आप माइनस 250 से 150 भी ला रहे हो तो उसको उस टेम्परेचर को हम लोग हाई बोलते हैं कि भाई चलो कितने हाई टेम्परेचर पे हमने सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर ली, दैट इज माइनस 250 से 150 आ गया, मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर का चेंजेस हुआ। पर दैट यू कैन सी कि हाउ इट इज डिफिकल्ट टू ब्रिंग इनटू इट एक रूम टेम्परेचर बनाने में, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट वे बैक्टीरियोफेजेज इन न्यूज। अभी इसलिए न्यूज में बिकॉज ऑफ फेज थेरेपी देख लेते हैं। बैक्टीरियोफेज होता है क्या, इट इज ए वायरस, बैक्टीरियोफेज इज ए वायरस। ये वायरस इसलिए ये क्या करता है, दैट फीड्स ऑन बैक्टीरिया, ठीक है, एंड ह्यूमंस हैव अराउंड 380 ट्रिलियन वायरस पार्टिकल्स लिविंग और एक्सिस्टिंग इन देयर बॉडी राइट नाउ। अगर ऐसा पूछा जाए कि देयर आर नो बैक्टीरिया और नो वायरसेस इन आवर बॉडी, तो ये गलत है। काफी वायरसेस हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हमारे लंग्स में, ब्लड्स में, स्किन में, हर जगह आपको वायरसेस देखने को मिल जाएंगे। और बैक्टीरियोफेज इज ए वायरस व्हिच फीड्स ऑन बैक्टीरिया। अब एंटीबैक्टीरियल गार्ड डॉग्स क्या है, बैक्टीरियोफेज also known as phages are harmless to human cells as they do not recognize them as bacterial prey। वो बैक्टीरियल प्रे को ही बैक्टीरिया पे बस प्रे करते हैं और ह्यूमन सेल्स के वो बैक्टीरियल प्रे में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। दे वर्क बाय हंटिंग डाउन बैक्टीरिया एंड अटैचिंग देमसेल्फ टू द सरफेस ऑफ बैक्टीरियल डीएनए बिफोर इंजेक्टिंग वायरल डीएनए मटेरियल इनटू द सेल। वंस इनफ न्यू वायरसेस हैव बीन क्रिएटेड इनसाइड द बैक्टीरियल सेल देन द ब्रस्ट रिलीज इन वेरियस सेल्स। तो क्या होता है, जैसे मान लो बैक्टीरियल सेल जिस पे ये अटैच हो जाते हैं, इसके अंदर अपने डीएनए को ये कर देते हैं, और जब इसके अंदर काफी सारे बैक्टीरियोफेजेज हो जाते हैं तो इसको फिर बर्स्ट हो जाता है। तो जनरली आपको उतना डिटेल में नहीं जानना है, बस ये ध्यान रखना है कि ह्यूमन बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं करता है। सेकेंडली बैक्टीरिया पे ये फीड करता है, इट इज अ वायरस। अब देखो फेज थेरेपी जो मैंने बोला अभी काफी न्यूज में है, ठीक है, दैट इज बैक्टीरिया का थेरेपी, मतलब बैक्टीरिया को जो एंटीबायोटिक जैसे रेसिस्टेंस हो जाता है बैक्टीरिया, तो उसमें अब मेडिसिन तो काम करते नहीं है, बैक्टीरिया बिकम रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, उसमें हम लोग फेस थेरेपी का यूज करके काफी हद तक बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। और काफी जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज है वो फेस थेरेपी प्रोवाइड भी कर रही है। पर इसका चैलेंजेस क्या क्या है, फेस थेरेपी मस्ट बी प्रिसाइजली टेलर्ड, काफी इसको प्रिसाइज टेलर करना है, बिकॉज हमारे अंदर कुछ अब यूजफुल बैक्टीरिया भी है, अगर फेस थेरेपी के दौरान उस यूजफुल बैक्टीरिया भी चली गई तो इट कुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू लिव। ओके, तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि इसको अच्छे से प्रिसाइजली टेलर किया जाए, दैट इज कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसी पे अटैक कर पाए। नेक्स्ट वी हैव एटम बम, कोई मूवी भी आई थी ओपेनहाइमर, उससे रिलेटेड ये कर सकते हैं। तो वी ऑल नो दैट व्हाट एटम बम इज, ठीक है। तो एटम बम क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन से बना हुआ, ठीक है। मोस्ट एटम्स ऑन द अर्थ आर स्टेबल ड्यू टू इक्विलिब्रेटेड कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटॉन्स। यहाँ पर अनस्टेबल एटम्स में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रिएंट्स डू नॉट अलाउ टू न्यूक्लियस टू होल्ड इटसेल्फ टुगेदर, एंड इसलिए आपको ब्लास्टिंग देखने को मिलता है, ठीक है। दे आर रेडियो एक्टिव एंड द फादर ऑफ एटॉमिक बम इज दिस मैन, जिसको हम लोग ओपेनहाइमर बोलते हैं। और देखो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, यूरेनियम 235 एन एक्सट्रीमली रेयर आइसोटोप ऑफ हेवी मेटल is most commonly used as nuclear fuel. It is one of the, देखो ये फ्यूजन होता है, जैसे अब सारे यूरेनियम में फ्यूजन होता है, जैसे यूरेनियम 238 जो है उसके अंदर फ्यूजन नहीं होता है, तो जो यूरेनियम 235 हो गया, यूरेनियम 233 हो गया, these are the fissile materials, this is fertile not fissile and these are fissiles। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब फ्यूजन बम्स क्या होते हैं, फ्यूजन बम्स आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, ओके, काफी डिस्ट्रक्टिव होते हैं। लार्ज फ्यूजन बम्स टेस्टेड टू हैव डेट इज 500 किलोटन्स, लेकिन जो फ्यूजन बम है वो देखो 50,000 किलोटन, मतलब 100 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव देन फ्यूजन बम्स। फ्यूजन बम्स जो होते हैं जनरली इसको हम लोग हाइड्रोजन बम्स ही बोलते हैं। तो जो फ्यूजन बम्स होते हैं दे आर मोर वेरी मच हायर डिस्ट्रक्टिव देन फ्यूजन बम्स। और जैसे इसमें तो हम लोग फ्यूजन बम्स में यूरेनियम यूज कर रहे हैं, और जनरली जो फ्यूजन बम्स होते हैं दीज आर नोन एज हाइड्रोजन बम्स, bombs। तो ये ध्यान रखना, इट इज वेरी हाईली डिस्ट्रक्टिव देन एज कंपेयर्ड टू द फ्यूजन बम्स। फ्यूजन बम्स की कुछ चीजें हैं, आई थिंक इट इज रिपीटेड, द स्लाइड इज रिपीटेड। देन वी हैव CAR T सेल थेरेपी।
सो ये किस में यूज होता है? इट इज रिवोल्यूशनरी थेरेपी दैट मोटिफाइज इम्यून सेल्स स्पेसिफिकली टी सेल्स बाय टर्निंग देम इनटू प्रोटेक्ट कैंसर फाइटर्स नोन एज CAR T सेल्स। ये CAR T सेल्स का ज्यादा अब डिटेल में आना, CAR T सेल्स का हमारा कहाँ यूज है? कैंसर ट्रीटमेंट में। अब इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स को इस तरह से हम लोग ट्रेन कर देते हैं तो जाके ताकि वो जाके कैंसर सेल्स पे बाइंड करके उनको किल कर पाए, ठीक है। वी मॉडिफाई आवर टी सेल्स जेनेटिकली सो दैट दे कैन गेट इनटू कैंसर फाइटिंग। तो दिस इज व्हाट CAR T सेल इज। हम देखो ये CAR T सेल थेरेपी में क्या होता है, जैसे पर्सन के ब्लड निकाला, उसमें से टी सेल को एक्सट्रैक्ट किया, टी सेल को फिर मॉडिफाई किया, फिर उसको पर्सन के अंदर इन्फ्यूज कर दिया। तो दिस इज व्हाट CAR T सेल। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने सारे बताए और आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। ये पीपीटी जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा सो दैट यू कैन गो एंड डाउनलोड द पीपीटी फ्रॉम देयर। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में है। सब्सक्राइब। So it takes a hard work, एक lot of hard work to make such videos for on regular basis। रेगुलरली ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए काफी हार्ड वर्क लगता है। अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे वीडियोस हम लोग रेगुलरली आप सबके लिए बना पाए। जो जितने भी मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट है, तो डिटेल में नहीं पढ़ने बिकॉज टर्म से ज्यादा यूपीएससी पूछेगी, ज्यादा डिटेल में जाएगी नहीं। जैसे CAR T इज रिलेटेड टू सिंपल दे देगी वो कैंसर, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरिया लिख देगी किसी के स्टेटमेंट में, ध्यान रखना बैक्टीरियोफेज इज वायरस व्हिच फीड्स ऑन बैक्टीरिया, और वो ह्यूमन बॉडी को बैक्टीरिया नहीं लेता है, ह्यूमन बॉडी को बैक्टीरिया नहीं समझता है। क्या क्या उसके चैलेंजेस है, सब कुछ मैंने बता दिया। बस आप एक बार इसको देख लो और पीपीटी से रिवीजन कर लो। एक बार रिवीजन करो, दैट विल बी इनफ वेरी हेल्पफुल टू योर फॉर योर प्रीलिम्स। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।